Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 26th December 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Kuttanad Wetland Agricultural System. ये न्यूज़ 2 दिनों पहले आया था बट आज हम लोग इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि कुटनाड वेटलैंड एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में आपको जानना चाहिए। ये न्यूज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूज़ ये है कि कुटनाड पैडी फील्ड में एल्युमिनियम का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा पाया गया है। हम देखेंगे अंत में, एक बार फिर से इस न्यूज़ को देखेंगे, बट द न्यूज़ इन इटसेल्फ इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये टाइप थॉट कि इसको कवर किया जाए बिकॉज इसकी मदद से आपको कुटनाड वेटलैंड एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ केरला के बारे में जानने को मिलेगा, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर सेगमेंट। तो क्या है कुटनाड वेटलैंड एग्रीकल्चरल सिस्टम, वो समझते हैं। देखिए, केरला के अंदर जो वेबनाड लेक है, बहुत प्रोमिनेंट लेक है, उसके आसपास में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे अलपुजा, कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट्स। इन डिस्ट्रिक्ट्स को कलेक्टिवली मिला करके एक स्पेशल एग्रीकल्चरल रीजन डेवलप किया गया है जिसका नाम है कुटनाड एग्रीकल्चरल रीजन। कुटनाड एग्रीकल्चरल रीजन की खासियत ये है कि इस एरिया में राइस कल्टीवेशन यानी कि पैडी कल्टीवेशन की जाती है बिलो सी लेवल, और यहाँ पे राइस कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है, यील्ड बहुत ज़्यादा होता है। इसी कारण से इस कुटनाड एग्रीकल्चरल रीजन को राइस बाउल ऑफ केरला भी कहा जाता है। इसकी खासियत क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिलो सी लेवल यहाँ पे राइस की खेती की जाती है। कैसे होता है ये बिलो सी लेवल राइस की खेती, वो भी समझते हैं। जो ओशन का पानी है जो अंदर लैंड एरिया में घुस आता है, फिर उसको ब्लॉक कर दिया जाता है विथ हेल्प ऑफ सम स्टोन बंड्स। स्टोन की मदद से वो एरिया को ब्लॉक कर दिया जाता है, और फिर जो पानी अंदर जमा रहता है ब्लॉक्ड एरिया के पीछे, उसको पंप आउट कर दिया जाता है, और इससे एक खाली जमीन बनाई जाती है। वाटर को रिमूव करके आप कह सकते हैं कि ओशन से लैंड को रिक्लेम किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल बाय क्रिएटिंग स्टोन बंड्स, और फिर वहाँ पे खेती की जाती है। और इस कारण से यहाँ पे खेती जो है, राइस की खेती, वो बिलो सी लेवल पॉसिबल है। बिलो सी लेवल राइस की खेती करने से फ़ायदा ये होता है कि ग्राउंड वाटर लेवल तो हमेशा हाई है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी हमेशा ही हाई रहती है इन राइस फील्ड्स के अंदर। राइस फील्ड के लिए आपको पता है कि वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये जो वाटर है, इट इज जनरली रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो वाटर रिटेंशन प्लस न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी दोनों ही पर्सपेक्टिव से बिलो सी लेवल राइस कल्टीवेशन इज वेरी फ्रूटफुल। यही कारण है कि यहाँ पे राइस का यील्ड ज़्यादा होता है, और इस कारण से इस रीजन को कहा जाता है राइस बाउल ऑफ केरला। उसके अलावा इट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड रिजिलियंस। ये जो बिलो सी लेवल राइस की प्रैक्टिस है, आप सोचिए, तो इसमें एक काम क्या किया जा रहा है, लैंड को रिक्लेम किया जा रहा है फ्रॉम द ओशन। तो जब सी लेवल राइज हो रहा है एक तरफ बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो दूसरे तरफ इस तरीके के जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो वापस से लैंड को रिक्लेम कर रही हैं फ्रॉम सी, और वहाँ पे खेती कर रहे हैं। तो क्लाइमेट अडेप्टेशन का ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन, देयर आर टू अप्रोचेस टू डील विथ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट मिटिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस को कट डाउन करने की कोशिश करते हैं ताकि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो ही ना। क्लाइमेट अडेप्टेशन में हम लोग कोशिश करते हैं कि अब ग्लोबल वार्मिंग हो तो रही है, क्लाइमेट चेंज हो तो रहा है, लेकिन अब इस बदलते हुए क्लाइमेट में हम कैसे अपने आप को अडेप्ट करें ताकि हमारे जीवन पे कम से कम इम्पैक्ट हो। उन सारी एक्टिविटीज़ को कहा जाता है क्लाइमेट अडेप्टेशन की एक्टिविटी। तो ये जो बिलो सी लेवल पे राइस प्रैक्टिस हो रही है बाय रिक्लेमिंग द लैंड फ्रॉम द ओशन, इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेट अडेप्टेशन। उसके अलावा जब
लैंड को रिक्लेम किया जाता है और थोड़ा सा वाटर को छोड़ दिया जाता है अबोव द सरफेस, क्योंकि राइस कल्टीवेशन के लिए थोड़ा वाटर तो चाहिए. द सीड नीड्स टू बी सबमर्ज्ड बिलो द वाटर. ये राइस कल्टीवेशन की कंडीशन है. तो जो थोड़ा सा पानी रह जाता है वो फिर काफ़ी हेल्पफुल रहता है इन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ राइस अलोंग विथ फिशेस. तो राइस एंड फिश का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होता है विच हेल्प्स इन ऑगमेंटेशन ऑफ इनकम ऑफ द राइस कल्टीवेटर्स एज वेल. तो ये सब फायदे हैं बिलो सी लेवल राइस कल्टीवेशन की इन द कुटनाड एरिया. और इस कारण से जो कुटनाड वेटलैंड एग्रीकल्चरल सिस्टम है, इट इज़ वेरी यूनिक एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ केरला. और इसी कारण से ये जो कुटनाड सिस्टम ऑफ पैडी कल्टीवेशन है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम गियास. तो क्या है ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, वो भी समझते हैं. दुनिया के जो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं दुनिया के अलग अलग कम्युनिटीज़ द्वारा प्रैक्टिस की जाने वाली, उनको रिकॉग्नाइज किया है FAO ने और उनको रखा जाता है इन दिस लिस्ट जिसका नाम है गियास लिस्ट, ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम लिस्ट. मकसद है गियास लिस्ट प्रिपेयर करने के पीछे टू रिकॉग्नाइज द ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम एंड देन टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स टू प्रोटेक्ट दीज सिस्टम्स, ताकि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो हम ट्रांसफ़र कर पाए. भारत में 3 ऐसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है और उसको इंक्लूड किया गया है इन गियास लिस्ट. तो 3 गियास साइट्स हैं, आप कह सकते हैं गियास एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो भारत की तरफ से रिकॉग्नाइज किए गए हैं. उसमें पहला है ये जो कुटनाड पैडी कल्टीवेशन सिस्टम ऑफ केरला है विच इज बिलो सी लेवल फार्मिंग लैंडस्केप इन केरला. दूसरा है कोरापुट रीजन ऑफ उड़ीसा, वहाँ का जो पैडी कल्टीवेशन है उसको रिकॉग्नाइज किया गया. एंड सैफरन पार्क ऑफ कश्मीर फॉर सैफरन कल्टीवेशन. ये सब इंपॉर्टेंट गियास हेरिटेज साइट्स हैं फ्रॉम इंडिया. 3 गियास हेरिटेज साइट्स फ्रॉम इंडिया. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ऐसा सवाल आपसे गियास पे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज गियास and highlight their significance. What are GIAS sites and highlight their significance in India's efforts. तो GIAS के बारे में पहले बताइए कि एग्रो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हेल्प करता है, कल्चरल हेरिटेज एग्रीकल्चर कल्चरल हेरिटेजेस को प्रिजर्व करने में काम करता है, ट्रेडिशनल नॉलेजेज जो है एग्रीकल्चर से संबंधित उसको प्रोटेक्ट करने में GIAS कॉन्सेप्ट इज़ वेरी हेल्पफुल. फिर भारत ने क्या किया, 3 साइट्स को आइडेंटिफाई किए हैं GIAS के अंतर्गत, और कुछ इनिशिएटिव जैसे कि नेशनल मिशन फॉर ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना एंड ऑल, ये सब इनिशिएटिव्स हैं भारत के इन ऑर्डर टू कंजर्व गियास साइट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल सिस्टम. इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. करंट न्यूज में आने से पहले लेट अस रिवाइज अबाउट इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. दिस वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1982-83 एंड लेड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. इस इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत ने लक्ष्य रखा कि वो 5 बेसिक टाइप्स के मिसाइल डेवलप करेंगे, और वो 5 मिसाइल्स थे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश एंड नाग. और ये जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसके अंतर्गत 5 बेसिक टाइप के मिसाइल्स डेवलप किए जाने की शुरुआत की गई 1982-83 में अंडर लीडरशिप ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और इसी कारण से डॉक्टर कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया है. ये मिशन काफ़ी लंबे समय तक चला, फाइनली कंक्लूड हुआ 2008 में, और इसके अंतर्गत ये 5 मिसाइल सिस्टम्स, पृथ्वी विच इज सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, आकाश मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, नाग it is anti-tank missile, त्रिशूल again short range surface to air missile, and अग्नि is intermediate range surface to surface missile. ये इनिशियल वर्जन था, और बाद में इन सब में पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, अग्नि में अब अपग्रेडेशन लाया गया है, सबका रेंज बढ़ाया गया है, बट इनिशियल वर्जन ये था. और 2008 तक ये 5 मिसाइल सिस्टम्स डेवलप हो गए, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 2008
इंडिया मूव फ्रॉम दिस प्रोग्राम बेस्ड मॉडल टू प्रोजेक्ट बेस्ड मॉडल, यानी कि अब प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हम लोगों ने नए नए मिसाइल डेवलप करने शुरू किए और न्यू जनरेशन मिसाइल जैसे कि ब्रह्मोस, निर्भय, प्रलय, ये सब हमने डेवलप किया। प्लस ये जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 5 बेसिक मिसाइल्स डेवलप किए गए थे, इनका भी अपग्रेडेशन या मॉडर्नाइजेशन का काम शुरू हुआ, जिसमें इनके रेंज को बढ़ाने की अब कोशिश की जाती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये करंट न्यूज है, डीआरडीओ ने, हमारे देश की जो डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट एजेंसी है डीआरडीओ, इसने आकाश का न्यू जनरेशन वर्जन का टेस्ट कंडक्ट किया और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया। इसके मदद से, जो नया टेस्ट किया हमने आकाश का, इसके मदद से अब आकाश की रेंज जो अभी 27 से 30 किलोमीटर के आसपास थी, उसको बढ़ा करके 70 किलोमीटर किया जा सकेगा। सो अब सरफेस टू एयर जो मिसाइल है हमारा आकाश, वो 30 के बजाय 70 किलोमीटर की दूरी तक भी दुश्मन के इनकमिंग एरियल थ्रेट्स को डिस्ट्रॉय कर पाएगा इन द एयर इटसेल्फ। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट K4 मिसाइल टेस्टिंग। अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। ये न्यूज को समझने से पहले हमें समझना होगा अबाउट सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में। देखिए, सबमरीन्स क्या होते हैं वो तो आप समझते ही हैं। ओशन एरिया में वाटर का जो लेवल है उससे काफी नीचे जो नेवल शिप्स होते हैं, जो बिलो वाटर लेवल मनूवर कर सकते हैं, इन तरीके के नेवल शिप्स को कहा जाता है सबमरीन्स। अब हमारे देश के अंदर न्यू जनरेशन के जो सबमरीन्स डेवलप किए जा रहे हैं, उनका नाम है अरिहंत क्लास सबमरीन्स। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बट ये जो अरिहंत क्लास सबमरीन्स हैं, इनकी खासियत ये है कि ये न्यूक्लियर पावर्ड हैं, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी डिराइव करके ये अपने आप को मूव कराते हैं। प्लस दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। सो ये है खासियत इन सबमरीन्स की। न्यूक्लियर पावर्ड तो है ही, प्लस वो ऐसे मिसाइल्स को अपने ऊपर इंडक्ट करवा सकते हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने के लिए कैपेबल हैं। तो इस तरीके के जो सबमरीन्स होते हैं उनको कहा जाता है न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर सपोर्टिंग सबमरीन्स। और इस पे जो मिसाइल्स लगे होते हैं, जो मिसाइल्स की मदद से हम लोग किसी और एनिमी के ऊपर अटैक कर सकते हैं, उनको कहा जाता है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। SLBM का आई होप आपको मतलब समझ आ रहा है। इस इमेज में ये हुआ एक सबमरीन जो बीनीथ द वाटर सरफेस मनूवर कर सकता है, और उस सबमरीन के ऊपर ये जो मिसाइल लगा हुआ है जिसका नाम है K-15, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। अब भारत के अंदर जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप किए जा रहे हैं, उनको कहा जाता है K सीरीज मिसाइल्स। K सीरीज बिकॉज द K नेम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम्स नेम। कलाम, K रिप्रेजेंट्स कलाम। तो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स जो भारत में डेवलप किए जा रहे हैं, उनका नाम है K सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल्स। K सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल का जो सबसे बेसिक वर्जन है वो है K-15, जो ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका है। उसका रेंज लगभग 750 किलोमीटर के आसपास है। K-15 का पेट नेम है सगारिका, कॉमन नेम है सगारिका, एंड K-15 हैज बीन माउंटेड ओवर और अरिहंत सबमरीन। अरिहंत सबमरीन एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जो मिसाइल्स को अपने ऊपर सपोर्ट करता है। उसके ऊपर मिसाइल्स को माउंट किए जा सकते हैं, इवन वैसे मिसाइल्स विच कैन डिलीवर न्यूक्लियर वॉरहेड। तो K सीरीज के सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स भारत में बनाए जा रहे हैं। इनमें टोटल 4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए जाएंगे। पहला है K-15, दूसरा है K-4, फिर होगा K-5 एंड देन K-6। As I said, K-15 has already been developed. It is named Sagarika and it has been mounted over INS Arihant, submarine of India. अब करंट न्यूज ये है कि K-4 का सक्सेसफुल टेस्ट किया है DRDO ने हाल फिलहाल में फ्रॉम
INS अरिघात। अरिघात क्या है वो भी समझेंगे। तो इसके पहले एक बार करंट न्यूज फिर से देख लेते हैं। इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड K4 मिसाइल विच इज एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। K4 मिसाइल की बात की जाए तो इट इज न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि न्यूक्लियर कैपेबल से हमारा मतलब है कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर कर सकता है और इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। सगारिका की रेंज या K15 की रेंज सिर्फ 750 थी, इसकी रेंज K4 की होगी 3500 किलोमीटर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स ऑफ इंडिया। भारत में जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाए जा रहे हैं उनको नाम दिया गया है अरिहंत क्लास सबमरीन्स। जनरली जिस भी सबमरीन को बनाया जाता है या कोई भी नेवल शिप बनाया जाता है तो उसमें फिर एक नेवल शिप्स नहीं बनाए जाते, एक क्लास डेवलप किया जाता है। एक क्लास डेवलप किया जाता है जिसमें जो पहला शिप होता है उसी के नाम पे उस क्लास को रख दिया जाता है पूरा नाम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे करंट एग्जाम्पल ही देखते हैं। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाने की शुरुआत हुई भारत में इंडिजिनसली, अपना खुद के देश में बनाया हुआ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को अपने ऊपर सपोर्ट करे। इसमें जो पहला सबमरीन बना वो था INS अरिहंत। इसको 2016 में कमीशन कर दिया गया इंडियन नेवी के साथ और INS अरिहंत के ऊपर माउंट किया गया K15 को। अब इसका जो दूसरा सबमरीन बनाया गया है उसका नाम है INS अरिघात। इसको 2024 में कमीशन किया गया इंडियन नेवी के साथ। अब INS अरिघात एंड INS अरिहंत बोथ कलेक्टिवली आर नोन एज अरिहंत क्लास सबमरीन्स। अरिहंत क्लास इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पहला सबमरीन था वो अरिहंत सबमरीन ही था, तो उसी के नाम के आगे अब अरिहंत क्लास सबमरीन्स रख दिया गया नाम। अब INS अरिहंत के ऊपर K15 माउंटेड है। INS अरिघात जो पिछले साल इंडियन नेवी में इंडक्ट हुआ उसके ऊपर K4 को टेस्ट किया गया है। अब ये सक्सेसफुल टेस्ट के बाद कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि हमारे INS अरिघात के ऊपर जो हमारा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है उसके ऊपर K4 को माउंट कर दिया जाएगा। तो अरिहंत क्लास सबमरीन्स की अगर बात की जाए तो इनकी खासियत है कि दे आर इंडिजिनसली डेवलप्ड, देश के अंदर डेवलप किए गए हैं, न्यूक्लियर पावर्ड एंड दे आल्सो सपोर्ट न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स। These Arihant class submarines have been developed under India's Advanced Technology Vessel Project. तो इस पूरे न्यूज में बेसिकली हमने दो बातें देखी हैं। एक बार मैं क्विकली रिवाइज करा दूं, रिकॉल करा दूं। K सीरीज के मिसाइल्स के बारे में हमने देखा है विच आर सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑफ इंडिया, एंड अरिहंत क्लास सबमरीन्स के बारे में देखा है। तो सबमरीन्स अलग हमने देखा और मिसाइल्स हमने अलग देखा, दो सीरीज के बारे में देखा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पर्सनालिटी राइट्स, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए क्या होता है पर्सनालिटी राइट्स। एक इंसान की पर्सनालिटी से संबंधित, यानी कि जैसा वो दिखता है, जैसा वो बोलता है, उससे संबंधित जो भी एंटिटी जनरेट की जाती हैं, जैसे उसकी फोटो, उसकी वीडियो, उसकी आवाज, ये सारी चीजों पे पूरी तरीके से हक उसी इंसान का है और ये हक उसका प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। इस राइट को कहा जाता है पर्सनालिटी राइट। बिना घुमाए फिराए मैं एक एग्जांपल की मदद से समझा देता हूं, देन वील रीड द डेफिनेशन ऑल्सो। कि मान लीजिए कि AI जनरेटेड एक वीडियो बना दी जाए सुनील शेट्टी की, आजकल तो संभव है, उनकी आवाज डाल दी जाए, तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी राइट्स को वॉलेट किया जा रहा है बिना उनसे परमिशन लिए। अगर ऐसा किया जाए तो फॉरगेट अबाउट AI जनरेटेड वीडियो, अगर कोई इंसान उनकी मिमिक्री भी कर रहा है तो उनकी पर्सनालिटी राइट्स को वॉलेट कर रहा है। भाई उनकी आवाज है, आप उनको मिमिक कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसी सुनील शेट्टी की आवाज है, आप बिना उनसे परमिशन लिए अगर कर रहे हैं तो आप उनकी पर्सनालिटी राइट्स को वॉलेट कर रहे हैं। पर्सनालिटी राइट्स रेफर टू एन इंडिविजुअल्स राइट टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का हिस्सा क्या क्या होगा? उनका नाम, वॉइस, सिग्नेचर, इमेजेस, कोई डिस्टिंक्टिव फीचर है, स्टाइल में वो जैसे एक्शन करते हैं, राजेश खन्ना का अपना स्टाइल, अमिताभ बच्चन का अपना स्टाइल, तो ये सब उनके पर्सनालिटी राइट्स का हिस्सा होगा। एंड इफ दीज थिंग्स, नेम, वॉइस, सिग्नेचर, इमेजेस आर बीइंग यूज्ड without their authorization, then it will be considered as violation of their personality rights. Violation of personality right is emerging as a major cause of concern due to rise of AI.
पहले कोई मिमिक्री वगैरह करता था तो ठीक है, वो एक तरीके से पर्सनालिटी राइट का वायलेशन है, बट उससे कोई बहुत ज़्यादा थ्रेट नहीं था क्योंकि देखने वालों को भी पता होता था कि ये एक मिमिक्री एक्टर है। लेकिन अब तो एआई की मदद से एकदम आप ऐसा फील करा सकते हैं, ऐसे वीडियो बना जा सकते हैं जिससे लगेगा कि वही इंसान का ये वीडियो है, उसी इंसान की आवाज़ है। So, with the rise of AI, this problem has become significant. Violation of personality rights have been significant, and that is why there has been discussion regarding protection of personality rights in India. भारत में अभी तक ध्यान देने वाली बात यह है कि there is no explicitly mentioned personality rights. अगर पर्सनालिटी राइट्स के प्रोटेक्शन की बात की जाए तो कोई अलग से इसके लिए कानून नहीं है। अभी जो अवेलेबल एवेन्यूज हैं टू प्रोटेक्ट पर्सनालिटी राइट्स, उसमें है एक आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया कि राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो कहीं ना कहीं जब पर्सनालिटी राइट वायलेट होता है तो इंसान की प्राइवेसी वायलेट हो रही है। तो उस तरीके से आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक इंसान रिकॉर्ड्स ढूंढ सकता है, एक सेलिब्रिटी रिकॉर्ड्स ढूंढ सकता है। उसके अलावा इंडियन ट्रेडमार्क्स एक्ट ऑफ 1999 टू सम एक्सटेंट विल प्रोटेक्ट पर्सनालिटी राइट्स, क्योंकि सम ऑफ द फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर दिस ट्रेडमार्क एक्ट। जैसे आप किसी इंसान का नाम नहीं ले सकते, उसका इमेज नहीं इस्तेमाल कर सकते बिना उसके परमिशन के। अदरवाइज तो कोई भी मैं एसपीएम के ऊपर लगा दूं शाहरुख खान का नाम इमेज और बोल दूं कि शाहरुख खान इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया, वैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, दैट वुड बी वायलेशन ऑफ इंडियन ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। Individual names and representations cannot be taken without authorization. So these are few ways legal recourse available protect personality rights, but there is no any direct law to protect personality right. और एआई के दौर में पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करना अब जरूरी है, इसके लिए एक स्पेसिफिक कानून की जरूरत है, ऐसा बताया गया इस आर्टिकल में। आप यहाँ न्यूज पढ़ सकते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट पास्ड अ जॉन डो ऑर्डर व्हाइल ग्रांटिंग इंटरिम रिलीफ टू सुनील शेट्टी। जॉन डो ऑर्डर जो है, इट इज अ कोर्ट्स ऑर्डर issued against an unknown या unidentified person when identity of the accused is not known at the time of filing case। तो इस तरीके के ऑर्डर को कहा जाता है जॉन डो ऑर्डर। जब ऐसे इंसान के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है जिसका नाम ही नहीं पता है और उस पर जब कोई कोर्ट ऑर्डर रिलीज करता है उसको कहा जाता है जॉन डो ऑर्डर। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। पेशा से संबंधित दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल रूरल एरियाज। अगेन ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 से रिलेटेड ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है बिकॉज इट इज नॉट इन जीईओ, इट इज इन एलईओ। सुबनसिरी अगेन सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दो इट इज ऑफिशियली कैटेगराइज्ड एज रन ऑफ रिवर स्कीम प्रोजेक्ट, बट इसके अंदर कई सारे ग्रेविटी डैम भी हैं। गुड गवर्नेंस डे से रिलेटेड all the two statements are correct. That's all from our side for today. Thanks for watching.